जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर क्या होता है। इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर यह एक समीकरण है, लेकिन यह आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत का एक हिस्सा है और इसका सही रूप इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, जहाँ सी प्रकाश की गति है। यह समीकरण ऊर्जा E और द्रव्यमान m के बीच संबंध को दर्शाता है। अगर आप E बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जो कि एक गतिज ऊर्जा है, 1/2 एक काइनेटिक एनर्जी है, का सूत्र है, इसके परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस प्रकार से है। अब आगे समझिए। गतिज ऊर्जा का परमाणु। गतिज ऊर्जा का परमाणु प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। अब क्या कारण है? पहला कारण है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, आगे समझिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य, उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई के बराबर होता है। डेल्टा ई के यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब कार्य बराबर डेल्टा और काइनेटिक कार्य बराबर काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल एनर्जी। अब अगर कोई वस्तु विरामावस्था में चलना शुरू करती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी प्रारंभिक दूरी यानी वेग होती है, वह क्या होती है? शून्य हो जाती है। शून्य हो जाती है, यानी W बराबर काइनेटिक फाइनल। अब अर्थात किया गया कार्य ही अंतिम ऊर्जा गति बन जाती है। अंतिम ऊर्जा गति। अब दूसरा कारण आगे बताते हैं क्या होता है। कार्य यह एक सामान्य सूत्र है। जब हम W बराबर Ft, जहाँ पर F बल और D दूरी को दर्शाता है। और तीसरा कारण क्या है? गति के समीकरणों का उपयोग, यूजिंग ऑफ इक्वेशंस मोशन। अब गति के समीकरणों का उपयोग जब हम न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर m में, जहाँ m द्रव्यमान मास और a त्वरण है, इसे कार्य के सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा? जब इसे हम कार्य के सूत्र में रखेंगे तो F बराबर m में, यहाँ पर F की जगह पर m में और इंटू D हो जाएगा। अब हम गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करते हैं। जब हम गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, जहाँ v अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी और u प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी और a त्वरण यानी एक्सीलरेशन और
डी दूरी को दर्शाता है। अगर वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग यानी u होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यह विस्थापन का दोगुना होता है, अंतिम वेग का दोगुना होता है। इस समीकरण को AB के लिए पुनः व्यवस्थित करने पर जब हम AB को पुनः व्यवस्थित करेंगे तो AB बराबर v²/2 हो जाएगा। अब जो आखिरी प्रमाण है वो देख लीजिए, अंतिम प्रमाण फाइनल प्रूफ। अब W बराबर mv टाइम्स d में a टाइम्स t के स्थान पर v²/2 का मान रखने पर W बराबर m, जैसा कि हमने देखा किया गया कार्य ही वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है। वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है। अब दिया है के ई बराबर W, अतः के ई बराबर 1/2mv²। यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से यह साबित होता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग के वर्ग के आधे गुणनफल के बराबर होती है। अब देख लीजिए कि E बराबर 1/2mv² आया कैसे। तो हम बता देते हैं, तीसरे कारण में दिया गया था W बराबर m/d, उसी में हमें रखना है क्या, अब देख लीजिए। और पहले में जो दिया गया था, पहले कारण में वहां दिया गया था W बराबर E और जो चौथा कारण था उसमें दिया गया था W बराबर m, वो हमें दिया गया था। अब देख लीजिए कैसे आया, W बराबर m/d। अब हम देखते हैं आया कैसे। m के स्थान पर हम लिख सकते हैं W, हम m के स्थान पर W लिख सकते हैं, तो यहाँ पर W लिख देते हैं, *t कर देते हैं और W के स्थान पर हम लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, तो यहाँ पर m लिख दे रहे हैं और W *d, और W एक काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m बराबर के ई, और यहाँ पर दिया है *d और d के स्थान पर हमें रखना है v²/2। अब देख लेते हैं, अब इसे हम इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के ई बराबर 1/2mv²। यही हमें प्रूव करना था। बस यही हमें प्रूव करना था के ई बराबर 1/2mv²। आप लोग इसे उतार लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।